चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी जो क्लास है वो मुद्रास्फीति की होने वाली है। कल हम मुद्रास्फीति को शुरू नहीं कर पाए थे, है ना। अगर मैं कल की क्लास की बात करूं मेरे साथियों, तो ये आपकी कल की पीडीएफ है और कल आपने देखा होगा कि इसके अंदर हम मुद्रास्फीति को शुरू भी नहीं कर पाए थे, है ना। मैंने आपको केवल एक होमवर्क दिया था कि 20 रुपए के नोट पर और 10 रुपए के नोट पर किसकी आकृति है, ये आपको बताना है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, 20 रुपए के नोट पर 20 रुपए का जो नोट है ना मेरे दोस्त, इसके ऊपर किसकी आकृति है, रंग इसका कैसा है, पहले तो आपको ये बताना है। और दूसरा, इसके ऊपर किसकी आकृति है, तो इसके ऊपर एलोरा की गुफा है ना। तो याद रखना, एलोरा गुफा, एलोरा केव्स, एलोरा गुफा है मेरे साथियों, और ये पड़ती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और दूसरा एक और क्या था, इसकी साइज कितनी है, जल्दी से बता देंगे इसकी साइज कितनी है। 20 रुपए का जो नोट है इसकी साइज कितनी है मेरे साथियों, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे साथियों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए इसकी साइज कितनी है, साइज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इसकी साइज कितनी है मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर दी। एक मिनट, मैं थोड़ा सा आपकी कमेंट्स को एक बार चेक कर लेता हूं। आवाज का इशू है, आवाज का इशू है। अब ठीक है आवाज, ओके ओके, हाँ जी अब ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मेरे ख्याल से ठीक होगी आवाज, पहले भी ठीक थी ऐसे। मुझे बताइए कि 20 रुपए का जो नोट है, इसकी आकृति, इसकी साइज कितनी है। तो याद रखना इसकी जो साइज है, बहुत बढ़िया, ओके ओके। तो याद रखना इसकी जो साइज है मेरे साथियों 129 mm है, और इसकी जो चौड़ाई है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, 63 mm इसकी जो है वो चौड़ाई हो जाती है। इसका कलर कैसा है, तो इसका नारंगी लाल कलर है। 20 रुपए का नोट का जो कलर है वो कैसा है, नारंगी लाल कलर। चलो अब 10 रुपए के नोट की हम बात कर लेते हैं। 10 रुपए का जो नोट है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका जो कलर है वो कैसा है मेरे साथियों, चॉकलेटी ब्राउन। तो चॉकलेटी ब्राउन कलर है इसका, चॉकलेटी ब्राउन कलर, चॉकलेटी ब्राउन कलर है। और अगर इसकी मैं साइज की बात करूं मेरे दोस्त, तो 123 mm इसकी लेंथ है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 63 mm ही है, 20 रुपए के नोट के बराबर ही है। और इसके ऊपर मेरे साथियों किसका चिन्ह है, तो याद रखना कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो सन टेम्पल, सन टेम्पल ये कहां पर पड़ता है, कोणार्क में है। कोणार्क कहां पर है, उड़ीसा में। तो सन टेम्पल उड़ीसा कोणार्क में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये होमवर्क मैंने दिया था, ये मैंने कवर करवा लिया। अब हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और वो टॉपिक कौन सा है, मुद्रास्फीति। कौन सा टॉपिक है, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, है ना। तो चलो जरा अब हम मुद्रास्फीति के बारे में हेडिंग डाल देते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में इन्फ्लेशन बोल देते हैं। आपने वो गाना सुना है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, सुना आपने गाना, है ना। 20 रुपए के नोट में न्यू वाले का क्या कलर है, नारंगी लाल कलर है, नारंगी लाल। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ओ जकी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, इन्फ्लेशन। चलो मजाक कर रहा हूं, महंगाई तो क्या है, पर वास्तव में महंगाई महंगाई ही है। महंगाई, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये बोल देते हैं आसान शब्दों में महंगाई, है ना। आओ जरा, महंगाई होती क्या है। अच्छा, महंगाई में, मुद्रास्फीति में होता क्या है, तो मेरे साथियों सिंपल से शब्दों में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं किसी निश्चित समय में वस्तु और सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि। किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित समय में किसी निश्चित समय अंतराल पर, किसी निश्चित समय अंतराल पर वस्तु और सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि। वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। तो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में, क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवा। तो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज आल्सो नोन एज इन्फ्लेशन। ओके, तो इसी को आप इन्फ्लेशन कहते हैं, अंग्रेजी में मैंने लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अच्छा एक बात बताता हूं मैं,
बचपन के दिनों में आपको ले जाता हूं। बचपन के दिनों में मेरे साथियों 1 रुपए में हम बहुत सारी चीजें खरीद पाते थे। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, 1 रुपए में मेरे साथियों, मैं अपने बचपन के दिनों की बात करूं, सन 2005 की मैं बात करता हूं। कब की बात कर रहा हूं मैं? 2005 की बात कर रहा हूं। इसी 1 रुपए में मेरे साथियों पहले 16 चॉकलेट आती थी। कितनी चॉकलेट आती थी? 16 चॉकलेट आती थी, है ना? 16 चॉकलेट आती थी, 1 रुपए में 16 चॉकलेट आती थी। समय जैसे जैसे बड़ा, मोदी जी का समय काल आया, नहीं मोदी जी का नहीं आया, 2009 आया। मेरे को लगा कि शायद 2009 में कुछ बदलाव होगा, तो मैंने कहा कि अब देखते हैं 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आती है। तब मेरे साथियों 12 चॉकलेट ही आती थी। 2005 में तो और 16 चॉकलेट आती थी। समय जैसे जैसे बढ़ा, 2009 में 12 चॉकलेट हो गई 1 रुपए में, उसी 1 रुपए में। फिर 2014 आया, मोदी जी का चुनाव आया, मोदी जी चुनाव में जीत गए, तो मेरे को लगा शायद अब महंगाई कम हो जाएगी। तो मैंने मोदी जी के समय पर देखा, 2014 में मेरे साथियों अब 8 ही चॉकलेट आने लगी थी। 1 रुपए में पहले 16 चॉकलेट आती थी, धीरे धीरे 2014 में वो 8 ही हो गई। मैंने कहा यार मोदी जी शायद कम करेंगे, तो मैंने कहा अगले चुनाव का वेट करते हैं। 2019 की मैंने बात करी, 2019 में मेरे साथियों चॉकलेट की संख्या अब 4 हो गई। मैंने कहा मोदी जी पहले बचपन में तो ज्यादा चॉकलेट आती थी, अब तो और कम हो गई। फिर मैंने कहा शायद 2024 में कुछ कमाल करेंगे मोदी जी। फिर पता चला अब 1 रुपए में 1 चॉकलेट आती है। अभी वर्तमान में तो 1 रुपए में 1 भी नहीं आती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें एक चीज देखना आप कि बचपन के दिनों में 1 रुपया बहुत मजबूत हुआ करता था। देखो ना, 1 रुपए में 16 चॉकलेट आ जाती थी बचपन में। मतलब पहले 1 रुपए में बहुत सारी चॉकलेट आ जाती थी। इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो हमारी मुद्रा थी ना, वो मजबूत थी। तो मुद्रा का मूल्य यहां पर क्या था? ज्यादा था। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी यहां पर क्या है? ज्यादा है। मैं लिख सकता हूं ना, मुद्रा का मूल्य या वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या है मेरे साथियों? यहां पर ज्यादा है। वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा है। 1 रुपए में हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, वो भी ज्यादा है। भाई यहां पर तो ज्यादा है ना, तो मैं दूसरा बिंदु आपको यहां पर यह भी लिख सकता हूं कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, क्रय शक्ति या इसी को हम बोलते हैं परचेजिंग पावर। क्या बोलते हैं इसे? परचेजिंग पावर आप इसे कहते हैं, परचेजिंग पावर। परचेसिंग पावर वो भी क्या है? यहां पर ज्यादा है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति भी क्या है मेरे साथियों? यहां पर ज्यादा है। आ गई बात समझ में? 1 रुपए में 16 चॉकलेट, अरे बाप रे बाप, मुद्रा की क्रय शक्ति ज्यादा, मुद्रा का मूल्य भी ज्यादा। जैसे जैसे समय बढ़ा, महंगाई बढ़ती गई मेरे साथियों, और अब 2024 में मेरे साथियों अब 1 रुपए में 1 चॉकलेट आ रही है केवल। इसका मतलब है कि यहां पर मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या हो गया? कम हो गया। पहले मुद्रा का मूल्य ज्यादा था, वैल्यू ज्यादा थी, अब वैल्यू ऑफ मनी मेरे साथियों कम हो गई। तो मुद्रा का मूल्य यहां पर क्या हो गया है? कम हो गया है। मुद्रा का मूल्य क्या हो गया? यहां पर कम हो गया। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं, 1 रुपए में पहले ज्यादा चीजें खरीद सकते थे, तो मुद्रा की क्रय शक्ति ज्यादा थी। अब मुद्रा की क्रय शक्ति मेरे साथियों क्या हो गई है? कम हो गई है। तो मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो क्या हो गई? कम हो गई। मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो गई है? कम हो गई। मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वो कम हो गई। परचेजिंग पावर जो है वो क्या हो गई मेरे साथियों? कम हो गई। आ गई बात समझ में? मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो गई है? कम हो गई। सिंपल सी बात है। तो महंगाई में 2 चीजें आपको विशेष रूप से याद रखना है। मुद्रास्फीति या महंगाई में 2 चीजें आपको मैं याद रखने के लिए बोलूंगा। पहली बात कि महंगाई में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, लेकिन मेरे दोस्त, मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा का मूल्य जो है वो घटता है। किस किस को समझ में आया? जल्दी से बताओ। मैं अगले हेडिंग पर ये लिख देता हूं कि मुद्रास्फीति में देखना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुद्रास्फीति में इससे संबंधित क्वेश्चन भी परीक्षा में आए हुए हैं, लेकिन मैं लेकर आना भूल गया उनको। इन्फ्लेशन में क्या होता है? मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में 2 बातें आपको याद रखनी है कि मुद्रास्फीति में, इन्फ्लेशन में मेरे साथियों क्या होता है। तो इन्फ्लेशन में सबसे पहली बात तो आपको यह लिखना है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, वस्तु या सेवा की कीमतें बढ़ती है। वस्तु या सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो क्या होती है? बढ़ती है। कीमतें बढ़ती है ना, तो वस्तु या सेवा की कीमत, वस्तु या सेवा की कीमतों, कीमतों का मतलब होता है प्राइस, क्या होती है? महंगाई में बढ़ती है, बढ़ जाती है। वस्तु या सेवा की कीमतें बढ़ जाती है मेरे साथियों महंगाई में। और दूसरी बात आपको क्या याद रखना है? दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि महंगाई में मेरे साथियों मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य या फिर मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, या आप क्या लिख सकते हैं? मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो क्या होती है? परचेसिंग पावर क्या होती है? घटती है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताओ, कोई दिक्कत क्या? महंगाई में कीमतें बढ़ती है वस्तुओं की, और मुद्रा की जो क्रय शक्ति वो क्या होगी? कम होगी। ये सिंपल सी भाषा में मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, आ गई कि नहीं आ गई? चलो बोलो जय माता दी। जय माता दी। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, अगर तरलता ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। अभिषेक यादव, हाँ मैं समझ रहा हूं तुमने पहले पढ़ रखा है कहीं ना कहीं मुझसे, है ना? कोई बात नहीं। अब देखो दूसरी बात हम करते हैं यहां पर, मुद्रास्फीति के प्रकारों के बारे में हम चर्चा करते हैं, या ऐसा समझ लेते हैं मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या है, महंगाई के क्या क्या कारण है। मुद्रास्फीति, महंगाई क्यों बढ़ती है? मैं आपसे यह सवाल पूछना चाह रहा हूं। मुद्रास्फीति का कारण, मुद्रास्फीति के कारण ऐसा लिखो, रीजन क्या क्या है, महंगाई बढ़ने के क्या क्या कारण है, मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण है? बताओ भाई, महंगाई के क्या क्या कारण है, महंगाई बढ़ने के क्या क्या कारण है? मैं आपको यह पूछना चाह रहा हूं कि महंगाई क्यों बढ़ती है। देखो महंगाई बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से मैं कुछ कारणों की चर्चा आप लोगों के सामने यहां पर करना चाहूंगा।
सबसे पहले तो एक कारण यह है, महंगाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि देश के अंदर जनसंख्या ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है मेरे साथियों, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन को आप बोलते हैं जनसंख्या। देश के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए महंगाई बढ़ती है। जनसंख्या ज्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, लोगों की मांग आपने जवाब दिया, डिमांड बढ़ने के कारण भी महंगाई बढ़ती है। अरे भाई साहब कहां जा रहे हो? तो दूसरा एक कारण मैं आपको यह बताता हूं, डिमांड में वृद्धि। डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग। अगर मेरे साथियों डिमांड बढ़ जाए, मांग बढ़ जाए, तो भी मेरे साथियों कीमतें बढ़ जाती है। फिर तीसरी बात, सप्लाई में कमी। सप्लाई या आपूर्ति अगर कम हो जाए, सप्लाई या आपूर्ति में कमी हो जाए, तो भी हम क्या बोलेंगे? महंगाई बढ़ गई है। ओके। फिर आपदाएं आ जाए, आपदा जैसे बाढ़, युद्ध, ऐसी डिजास्टर्स आप इसे बोलते हैं। आपदाओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिजास्टर। तो आपदाएं आ जाए, है ना, जैसे बाढ़, सुनामी। अरे कोविड आया था ना, कोविड, आपको पता ही है यार, कोविड आया था तो देखो कीमतें कैसी आसमान छू रही थी, है ना। कोरोना, कोविड में लिख देता हूं, कोविड, कोविड आ गया था। यह युद्ध, है ना, या युद्ध, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, कुछ भी, अगर कोई आपदा आ जाए तो भी महंगाई बढ़ सकती है। ओके। फिर एक और कारण आपने बताया है, किसी ने बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम ले लूं क्या? चलो नाम ले लेता हूं, है ना। ये बच्चा कौन है? कौन है? जनसंख्या तो चाइना की भी ज्यादा है, सत्यम। तो सत्यम जी, जनसंख्या चाइना की ज्यादा है तो नायक अभिषेक बोल रहे हैं नायक फाउंडेशन से पढ़ा है गुरुदेव, मुझे ये विषय कठिन लगता था, अब नहीं लगता। तो यहां क्यों पढ़ रहे हो? नायक से पढ़ लिया तो बस पर्याप्त, रिवीजन कर लो, केवल तुम इंजॉय करो, इंजॉय, है ना, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, एक और कारण लिखना, उत्पादन अगर घट जाए, अगर मेरे साथियों प्रोडक्शन कम हो जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए, प्रोडक्शन, अगर उत्पादन मेरे साथियों क्या हो जाए? कम हो जाए, अगर उत्पादन घट जाए तो भी मेरे साथियों महंगाई बढ़ सकती है। ओके। तो महंगाई बढ़ने के, अच्छा, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाए, एक कारण ये भी लिखना। कच्चा तेल समझते, क्रूड ऑयल बोलते हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब अलग अलग किया जाता है ना। तो यहां पर लिखेंगे कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाए। कच्चा तेल, कच्चे तेल, इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं इसे? क्रूड ऑयल। तो कच्चे तेल की कीमत अगर बढ़ जाए, कच्चे तेल की कीमत अगर बढ़ जाए तो भी मेरे साथियों क्या होगा? महंगाई बढ़ जाती है। तो महंगाई बढ़ने के ये कारण है, ये महंगाई बढ़ने के कुछ कारण है जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। ओके, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बताओ एक बार। बहुत ही बहुत 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 आसान है। बड़े गुरुजी, ललित कह रहे हैं मांगीलाल तो घटिया सरकार की वजह से, अच्छा महंगाई तो घटिया सरकार की वजह से भी बढ़ती है। यार सरकार को दोष देते हो आप, एक बात बताओ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, कोई भी हो, सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कदम उठा सकती है, महंगाई को कंट्रोल थोड़ी कर सकती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। रूपाली, समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, अच्छी बात है। चलो अब मुद्रास्फीति के प्रकारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार, और इसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के प्रकारों की हम चर्चा करते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं कि मुद्रास्फीति के कितने प्रकार हैं। देखो मुद्रास्फीति के अलग अलग प्रकार हैं, इसके अलग अलग प्रकार है। कैसे अलग अलग प्रकार है मैं आपको बताता हूं। मुझे बताओ, महंगाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि डिमांड बढ़ती है, एक कारण मैंने बताया। तो डिमांड बढ़ने के कारण अगर चीजें महंगी हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मांग जनित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसका एक प्रकार है मेरे साथियों, और उसे हम बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति। और मांग जनित मुद्रास्फीति को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसे? मांग जनित मुद्रास्फीति के नाम से आप इसे जानते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। अब ये मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है वो जरा देखना। इसका मतलब ये होता है कि मांग में वृद्धि होने से, मांग का मतलब होता है डिमांड, है ना। इसमें लिखेंगे मांग में वृद्धि होने से, मांग में वृद्धि होने से, मांग में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होने से कीमतों में होने वाली वृद्धि, क्या कहलाती है? मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर डिमांड बढ़ती है, अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाए,
है ना। मैं क्या बोल रहा हूं वो जरा सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर डिमांड बढ़ जाए, अगर डिमांड बढ़ जाए और उसकी वजह से मेरे साथियों प्राइस बढ़ जाए, तो इस प्रकार की महंगाई को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मांग जनित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। अब कारण ही, अब हमारे पास में सवाल यह बन सकता है कि मांग में वृद्धि क्यों होती है? मांग क्यों बढ़ती है बताओ। मैं बताता हूं मांग क्यों बढ़ती है ना। मांग क्यों बढ़ती है मैं बताता हूं। तो मांग में वृद्धि के कारण मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो अगला हेडिंग डालेंगे मांग में वृद्धि के कारण। मांग या डिमांड में वृद्धि के कारण, डिमांड में वृद्धि के कारण मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मांग क्यों बढ़ती है। तो देखो मांग क्यों बढ़ती है, मैं आपको बताता हूं डिमांड क्यों बढ़ती है। भाई मैं पहले 10,000 रुपए कमाता था, सरकार मुझसे 10,000 में से 2,000 रुपए टैक्स ले लेती थी, मेरे पास 8,000 रुपए बचते थे खर्च करने के लिए। आ रही बात समझ में? अब सरकार ने हमसे यह कहा कि एक काम करो, आप अब पहले 2,000 रुपए टैक्स देते थे, अब 500 रुपए टैक्स दे दो, तो हमारे पास में कितना बचेगा खर्च करने के लिए बताओ? 9,500 रुपए बचेगा। तो अगर सरकार टैक्स में कमी कर ले तो हम हमारी डिमांड बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? मेरे पास तो 1,500 रुपए ज्यादा बचे ना खर्च करने के लिए। आ रही बात समझ में? तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा इसका पहला कारण है डिमांड क्यों बढ़ती है, तो इसका पहला कारण है मेरे साथियों कर में कमी हो जाए। अगर सरकार टैक्स में कमी कर ले तो भी हम अपनी डिमांड बढ़ा देंगे। होता है कि नहीं होता है? मैंने अभी बताया पहले 10,000 में से 2,000 रुपए टैक्स लिया जाता था, अब 500 रुपए टैक्स लिया जाता है। 1,500 रुपए मेरे पास में एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए पैसा। तो टैक्स मेरे साथियों अगर कम हो जाए, सरकार टैक्स कम कर ले तो भी मेरे साथियों हम डिमांड बढ़ा देंगे। फिर 1,500 बचा तो हम सोचेंगे घर में एक एसी भी लगा लेते हैं, है ना। बल्ले 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 बल्ले। ठीक है। दूसरी बात, डिमांड इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि देश घर के अंदर जनसंख्या बढ़ जाए। भाई पहले परिवार में 4 लोग रहते थे, अब मामा का लड़का फूफा का लड़का ये भी आ गए। अब तो मेरे साथियों पॉपुलेशन बढ़ गई, अब घर के अंदर टोटल 8 लोग हो गए हैं, है ना। बुआ जी भी आ गए, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। पहले हम लोग आधा किलो दूध लेके आते थे और उसमें चाय बना लेते थे पूरे दिन भर की, अब मेरे साथियों 8 लोग हो गए तो 1 लीटर दूध लाना पड़ता है हमको। आ गई बात समझ में? तो डिमांड इसलिए भी, अच्छा डिमांड इसलिए भी कि कोई आपदा आ जाए। आपदा, भाई बाढ़ कोविड जैसी ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? जब डिजास्टर आ जाएगा, बाढ़ तूफान भूस्खलन, तो हम क्या करेंगे? पहले से अपने घर के अंदर दाल शक्कर चीनी सब भर के रखेंगे एक्स्ट्रा, ताकि आपदा में थोड़ा आराम कर सके, आपदा में ये काम कर सके। अभिषेक कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है। ये जितने बच्चे भी, मतलब जो भी बच्चा रिकॉर्डेड क्लास कहता है ना, मां कसम बहुत गुस्सा आता है, और गुस्सा ऐसा आता है कि यार फिर तो आपकी कमेंट लेना जरूरी है। हे भगवान मुझे शक्ति दे सहन करने की और मेरे साथियों को शक्ति दे चुपचाप पढ़ने की। पढ़ो यार बच्चों पढ़ो, मैं सच बोल रहा हूं, कुछ भी हाथ नहीं आएगा, मां कसम कुछ भी नहीं आएगा। केवल एक ही चीज आएगी और लोग आपसे यही पूछेंगे कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है। तो आपदा आने के कारण भी मेरे साथियों डिमांड जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। एक कारण ये भी है। ठीक है। और इसके अलावा क्या कारण है? हो सकता है सैलरी बढ़ जाए मेरी। अगर अभी मैं 10,000 रुपए कमाता हूं, अगर मेरी सैलरी बढ़कर के 15,000 रुपए हो जाए तो मेरे पास 5,000 रुपए एक्स्ट्रा है ना, तो अब मैं क्या करूंगा? डिमांड बढ़ा दूंगा, तो सैलरी बढ़ जाए। यह भी हो सकता है डिमांड वृद्धि के कारण। और क्या क्या हो सकता है मेरे साथियों? पर्याप्त है। टैक्स, जनसंख्या, आपदा, वेतन, ये सब डिमांड बढ़ने के कारण है। और इसीलिए डिमांड बढ़ती है तो मेरे साथियों प्राइस भी क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? बहुत आसान सी चीज है ये, बहुत हल्की चीज भी है। आप अगर इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आता जाएगा। ठीक है। ओके चलिए अगली बात करते हैं। अगला है मेरे साथियों, अगर लागत बढ़ जाए, किसी भी वस्तु या सेवा को बनाने की अगर कॉस्टिंग बढ़ जाए, कॉस्टिंग बढ़ जाए, तो लागत बढ़ने के कारण अगर प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो इस प्रकार की इन्फ्लेशन को लागत जनित बोलते हैं। तो कॉस्टपुल इन्फ्लेशन, अगला लिखेंगे कॉस्टपुल इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आप इसे कहते हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। और सर बोले कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, एक दफा बता दीजिए। हाँ बेटा हम बैठे इसलिए। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? तो किसी भी वस्तु को बनाने में जो लागत लगती है, कॉस्टिंग लगती है। सर थोड़ा तेज पढ़ाओ, तेज पढ़ाए। देखो किसी वस्तु को बनाने में, किसी वस्तु या सेवा के निर्माण में, किसी वस्तु या सेवा के निर्माण में लागत बढ़ जाने से, लागत बढ़ जाने से उसकी कीमतों में होने वाली वृद्धि, लागत बढ़ जाने से, लागत बढ़ जाने से उसकी कीमतों में होने वाली वृद्धि, उसकी कीमतों में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। अब मैं सिंपल से शब्दों में आपको यह बताना चाह रहा हूं दरअसल कि अगर लागत बढ़ जाए, सुनना, अगर लागत, लागत को हम बोलते हैं कॉस्टिंग, अगर लागत बढ़ जाए और उसकी प्राइस बढ़ जाए इसकी वजह से, तो मेरे साथियों उसी को क्या बोलते हैं? लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। देखो कैसे लागत क्यों बढ़ती है, लागत का मतलब क्या है? तो लागत का मतलब यह होता है मेरे साथियों, किसी भी वस्तु की लागत बढ़ जाने का मतलब क्या है?
लागत या फिर मेरे साथियों कॉस्टिंग अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? तो लागत का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु को बनाने में, देखो अगर उसको बनाने वाले मजदूर जो हैं, अगर उनकी सैलरी बढ़ा दे, यानी कि मजदूरी दर बढ़ा दी जाए, तो लागत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बोले हाँ सर बढ़ तो जाएगी। तो सबसे पहली बात मेरे साथियों, मजदूरी दर। अगर मजदूरी दर बढ़ जाए, लागत बढ़ जाए का मतलब क्या? अगर मजदूरी दर बढ़ जाए या फिर मेरे साथियों किराया बढ़ जाए, भाई जहां पर कोई वस्तु बनाई जा रही है उसका किराया बढ़ जाए, रेंट बढ़ जाए, या फिर बिजली का बिल बढ़ जाए, इंग्लिश में भी लिखो, आप इतना लिखो, कॉस्टिंग बढ़ जाने से अगर प्राइस बढ़ती है तो वो लागत जनित मुद्रास्फीति है ना। वेजेस रेट बढ़ जाए, रेंट बढ़ जाए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे साथियों, बिजली का बिल, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल बढ़ जाए मेरे साथियों, बिजली का बिल बढ़ जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाए, परिवहन लागत, परिवहन, भाई परिवहन लागत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाए, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाए, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल बोलते हैं अंग्रेजी में, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ बिल्कुल इसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, रॉ मटेरियल। तो कच्चे माल की अगर कीमत बढ़ जाए, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल मेरे साथियों ये बढ़ जाए, या फिर ब्याज दर बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए मेरे साथियों, ब्याज दर अगर बढ़ जाए, तो ये सब लागत में ही तो आएगा। किसी भी वस्तु को बनाने में इन सब लागतों की आवश्यकता पड़ती है। तो लागत बढ़ जाने से, कॉस्टिंग बढ़ जाने से मेरे साथियों क्या होगा? कॉस्टिंग बढ़ जाने से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसी को लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। सिंपल से शब्दों में लागत जनित मुद्रास्फीति आप इसी को कहते हैं। ओके, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? कोई समस्या वाली बात तो नहीं है? ठीक है, लागत बढ़ जाने से प्राइस बढ़ जाती है, इसी को लागत जनित बोलते हैं। मधुबाला, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं समझ आता था लेकिन अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, पूरा आ जाएगा। तो क्या सप्लाई डिमांड का रीजन होगी? सप्लाई डिमांड का रीजन कैसे हो सकती है भाई? सप्लाई में कमी होने से भी महंगाई बढ़ती है, ये कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग का मतलब लागत है और सप्लाई अलग होता है, सप्लाई का मतलब है आपूर्ति। ठीक है, चलो अगला प्रकार लिखेंगे मेरे साथियों, तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार ही वो लिख लो, सप्लाई में कमी से, है ना। तो लिखेंगे सप्लाई में कमी से, सप्लाई यानी कि आपूर्ति, सप्लाई या आपूर्ति में कमी से, आपूर्ति में कमी से। अगर आपूर्ति कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो भी मेरे साथियों क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगी, है ना। अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड तो उतनी रहेगी ना जैसे, और सप्लाई में कमी से अगर कीमतें बढ़ती है तो उसको आप एक प्रकार भी बोल देते हैं, उसी को बोटल नेक इन्फ्लेशन भी बोल देते हैं। तो आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं बोटल नेक इन्फ्लेशन, बोटल नेक इन्फ्लेशन, बोटल नेक। आपने बोतल देखी, पानी की बोतल देखी आपने? पानी की बोतल, पानी की बोतल कैसी होती है भाई? कैसी होती है? जैसी बोतल होती है वैसी होती है। कहां है क्या मेरे पास पानी की बोतल? होगी होगी, अरे ये पानी की बोतल है, देखो ये पानी की बोतल है। अगर इस पानी की बोतल की मैं बात करूं मेरे साथियों, तो सुनना मेरी बात को, ये पानी की बोतल, इसके अंदर पानी इधर है लेकिन इधर नहीं है। वैसे ही ऐसा मान के चलते हैं कि यहां पर मेरे साथियों टमाटर है, यहां पर क्या है? ये टमाटर, टमाटर, ये इधर टमाटर भरे हुए हैं। इसको हटाओ बोतल को, ये बोतल दिक्कत दे रही है ना। इधर देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, यहां पर देखना जरा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, है ना। चलो देखो जरा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये बोतल का मुख है, ये वाला, ये मुख है। और यहां पर मान लो टमाटर ही टमाटर, कोई गांव है, ये कोई गांव, कोई गांव है, यहां पर टमाटर की खेती होती है, टमाटर की सप्लाई यहां पर ज्यादा है, यहां पर सप्लाई क्या है? ज्यादा है। तो मुझे बताओ टमाटर की कीमतें भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सही है ना। सप्लाई ज्यादा होने से टमाटर की कीमतें ज्यादा है। मान लो इस गांव से बाहर इधर है आपका दिल्ली या कोई शहर है जहां पर हमें टमाटर पहुंचाने हैं, लेकिन इस अवरोध के कारण, इस यहां पर कोई रुकावट है, हो सकता है इस गांव में बाढ़ आ गई हो, इस गांव में मेरे साथियों कोई पुलिया टूट गई हो, तो इसकी वजह से टमाटर यहां नहीं आ पा रहा है। तो इस वजह से मेरे साथियों टमाटर की यहां पर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और टमाटर की कमी होने से मेरे साथियों, यानी कि हम बोलेंगे सप्लाई में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और सप्लाई में कमी होने से इसकी कीमतें क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सप्लाई में कमी होने के कारण इस बोतल नेक इन्फ्लेशन, बोतल का नेक ये गर्दन है, इसमें कमी, इसमें कोई रुकावट, बाधा आने के कारण मेरे साथियों सप्लाई रुक गई, जिसकी वजह से कीमतें क्या हो गई? बढ़ गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बोतल नेक इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसी को? बोतल नेक इन्फ्लेशन आप इसे कहते हैं, सिंपल से शब्दों में। तो मैं आपको यहां पर लिखता हूं, किसी वस्तु की या सेवा की
किसी वस्तु या सेवा की किसी वस्तु या सेवा की किसी वस्तु या सेवा की सप्लाई चेन, सप्लाई चेन, इसको बोलेंगे सप्लाई चेन। अरे आपूर्ति श्रृंखला बोल देते हिंदी में, है ना। किसी वस्तु या सेवा की सप्लाई चेन में कमी या रुकावट से किसी वस्तु की या सेवा की सप्लाई चेन में कमी या रुकावट से कीमतों में होने वाली वृद्धि, कीमतों में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? तो मेरे साथियों बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहलाती है। सिंपल से शब्दों में आप इसे ऐसा समझे, है ना। तो मैं इसमें यह लिख सकता हूं कि अगर सप्लाई चेन मेरे साथियों रुक जाए, सप्लाई चेन में कमी होने से प्राइस जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसी को बॉटल नेक इन्फ्लेशन आप कह देते हैं। सिंपल से शब्दों में यही ज्यादा सही है मेरे साथियों। सैयारा मूवी देखी गुरुजी? सैयारा मूवी किसके साथ देखूं यार? मेरी तो वाइफ भी नहीं है ना। मतलब मैं आपको सच बताऊं ना तो न तो मेरा शौक है मूवी देखना, है ना, और सैयारा बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। मतलब हमारी यूथ किधर जा रही है, मैं तो ये सोच रहा हूं। हमारी यूथ को इस समय क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए, वो सैयारा मूवी देखती है ना। चलो, तो ये याद रखना है, सप्लाई में कमी होने से मेरे साथियों क्या होता है? मुद्रास्फीति होती है। चलो अगला एक प्रकार लिखते हैं। अगला एक प्रकार मेरे साथियों, और उसको हम लिखेंगे संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। एक बात बताओ, अगर मैं बीमार हो जाऊं, हालांकि मैं बीमार ही हूं, पता नहीं 10-15 दिन से मैं बीमार ही चल रहा हूं, ठीक है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो मैं क्या आपको उस ताकत या उस क्षमता से पढ़ा पाऊंगा? मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो मैं उस ताकत से आपको पढ़ा पाऊंगा क्या? उस क्षमता से पढ़ा पाऊंगा क्या? नहीं पढ़ा पाऊंगा। वैसे ही अगर हमारे देश के उद्योग बीमार हो जाएंगे, इंडस्ट्री बीमार हो जाएगी, जिसे बोलते हैं औद्योगिक रुग्णता हिंदी में, और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है इंडस्ट्रियल सिकनेस। अगर हमारे देश के अंदर उद्योग बीमार हो जाएंगे तो वो उतनी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि सप्लाई में कमी हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति का मतलब ही ये होता है। मैं इसको लिखवाता हूं, क्या बोलते हैं इसको? तो किसी देश में उत्पादन इकाइयां या औद्योगिक रुग्णता के कारण, किसी देश में औद्योगिक रुग्णता, इंडस्ट्रियल सिकनेस के कारण, किसी देश में औद्योगिक रुग्णता, रुग्णता का मतलब होता है बीमारी, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस। ओके, किसी देश में औद्योगिक रुग्णता के कारण उत्पादन क्षमता में कमी होती है, प्रोडक्शन इफिशियंसी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। औद्योगिक रुग्णता के कारण उत्पादन क्षमता में कमी होने से कीमतें बढ़ती है, कमी होने से कीमतों में होने वाली वृद्धि, कमी होने से कीमतों में होने वाली वृद्धि, है ना, कमी होने से कीमतों में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है मेरे साथियों? इसको बोलते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। क्या बोल देते हैं इसे? संरचनात्मक मुद्रास्फीति के नाम से आप इसे जानते हैं। हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए भी आप ले सकते हैं, इसी को संरचनात्मक मुद्रास्फीति आप इसे कहते हैं। ओके, तो ये मुद्रास्फीति के इतने सारे प्रकार मैंने आपको बताया। अब एक और प्रकार है मेरे साथियों, और प्रकार वो है गति के आधार पर मुद्रास्फीति। तो अगला हेडिंग डालेंगे गति के आधार पर मुद्रास्फीति, गति के आधार पर मुद्रास्फीति। तो हेडिंग डालेंगे गति के आधार पर, गति के आधार पर, गति के आधार पर मुद्रास्फीति, गति के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। गति के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, गति के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। देखो, गति के आधार पर महंगाई के कितने प्रकार होते हैं? मैं गति के आधार पर महंगाई को एक उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा कि गति के आधार पर महंगाई के कितने प्रकार होते हैं। एक बच्चे का उदाहरण मैं लेता हूं, एक छोटा बच्चा है, उससे आपको चीजें ज्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगी, है ना। एक छोटा बच्चा है मेरे साथियों, वो पैदा हुआ है ना। एक छोटा बच्चा का एग्जांपल मैं लूंगा। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करता है भाई? रोता है।
सही बात है, बोले हाँ सर गुरुजी बात तो सही है, वो रोता है। चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। अब बच्चा ना रेंगेगा, रेंगेगा ऐसे उल्टा ऐसे ऐसे रेंगेगा नीचे, मतलब नीचे बैठूंगा तो आपको दिखूंगा नहीं, रेंग के बताता हूं, है ना। तो याद रखना मेरे साथियों, जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना तो वो रेंगता है, रेंगता है। तो रेंगते से आपको याद रखना है रेंगती मुद्रास्फीति। क्या बोलेंगे? रेंगती मुद्रास्फीति। रेंगने से आपको याद रखना है रेंगती मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं इसे? रेंगती मुद्रास्फीति के नाम से आप इसे जानते हैं। और रेंगने का मतलब क्या होता है? क्रीपिंग करना, क्रीपिंग। रेंगती मुद्रास्फीति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग पहला प्रकार है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती मुद्रास्फीति। बच्चा रेंगेगा, रेंगने के बाद में थोड़े दिन बाद बच्चा चलना शुरू कर देता है। आगे बात समझ में। तो दूसरा प्रकार क्या है इसकी? चलती मुद्रास्फीति। चलती मुद्रास्फीति, रेंगने के बाद बच्चा क्या करेगा? चलेगा। तो दूसरा प्रकार लिखेंगे चलती मुद्रास्फीति। और चलने को बोलते हैं हम वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग, अरे वॉक मतलब चलना, तो वॉकिंग इन्फ्लेशन मेरे साथियों ये दूसरा प्रकार है। बच्चा चलेगा, चलने के बाद में बच्चा दौड़ेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा, तो लिखेंगे दौड़ती मुद्रास्फीति। क्या लिखेंगे? दौड़ती मुद्रास्फीति। क्या बोलेंगे मेरे साथियों? दौड़ती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति। और दौड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? रनिंग बोलते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? रनिंग इन्फ्लेशन के नाम से आप इसे जानते हैं, दौड़ती मुद्रास्फीति। और जब बच्चा दौड़ेगा ना, दौड़ने के बाद में बच्चा कूदने लग जाएगा। दौड़ने के बाद में बच्चे ने क्या किया? कूदना शुरू किया। तो मेरे साथियों चौथा प्रकार लिखेंगे कूदती मुद्रास्फीति, कूदती मुद्रास्फीति। तो इसको बोलेंगे जंपिंग इन्फ्लेशन, कूदती मुद्रास्फीति। एक बच्चे के पेरेंट्स ये सब देख रहे हैं, उसके माता पिता ये सब देख रहे हैं कि बच्चे ने क्या किया? पहले रेंगा, बच्चा रेंगना शुरू किया, फिर चलना शुरू किया, फिर दौड़ना शुरू किया, कूदना शुरू किया। इसको जंपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अब बच्चे के मां बाप क्या बोल रहे हैं? अरे भाई बच्चे ने अति कर दी, बच्चा रेंगा, चला, दौड़ा, कूदा, अति कर दी भाई बच्चे ने। क्या बोलेंगे? अति। तो पांचवा प्रकार लिखेंगे अति मुद्रास्फीति। क्या बोलेंगे? अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति। क्या बोलेंगे इसको? अति मुद्रास्फीति के नाम से आप इसे जानेंगे। और अति मुद्रास्फीति को हम हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से आप इसे जानते हैं, अति मुद्रास्फीति। तो ये मुद्रास्फीति गति के आधार पर 5 प्रकारों की होती है, रेंगती मुद्रास्फीति, चलती, दौड़ती, कूदती और अति। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं कि महंगाई कितनी कितनी होनी चाहिए किसमें। अगर महंगाई मेरे साथियों 0% से लगा करके 3% तक बढ़े, अगर महंगाई 0% मतलब कीमतों में वृद्धि अगर 0% से लगा करके 3% तक हो, तो हम कहेंगे वो रेंगती मुद्रास्फीति है। ठीक है, अगर महंगाई 3% से लगा करके 10% तक हो, तो उसे हम कहेंगे वो चलती मुद्रास्फीति है। अगर महंगाई 10% से लगा करके 20% तक बढ़े मेरे साथियों कीमतें, तो उसे हम बोलेंगे दौड़ती मुद्रास्फीति। अगर मेरे साथियों 20% से लगा करके महंगाई 100% तक बढ़े, तो हम उसे कहेंगे मेरे दोस्त अति मुद्रास्फीति। और अगर महंगाई 100% से बढ़ा करके मेरे साथियों 100% से ज्यादा हो जाए, 100% प्लस हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं अति मुद्रास्फीति। बस मुद्रास्फीति के गति के आधार पर यही प्रकार है और ये आपको याद रख लेना है, बस सिंपल सी परिभाषा यही है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बहुत ही बेसिक सी शब्दावली है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, हर एक चीज बहुत आसान है मेरे हिसाब से, तो बहुत 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 ही आसान है। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत? अब मैं आपकी कमेंट्स लूंगा। अब मुझे बताइए आपके डाउट्स क्या क्या है, बताओ भाई। अब आपके मैं डाउट्स लेना चाहूंगा यहां पर। ओके, अब आप मुझे अपने डाउट्स बता सकते हो क्या क्या आपके डाउट्स है। मैं अब आपके थोड़ी देर के लिए डाउट्स लेता हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं मेरे साथियों, देखो मैं आपको एक सिंपल सी बातें बताने की कोशिश करता हूं। वो बात यह है कि आप लोग कई सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने विनायक बैच से पढ़ रखा है, वो ठीक है क्या? हाँ वो ठीक है। विनायक बैच मेरा इस प्लेटफॉर्म पर सबसे नया बैच था, मेरा सबसे पहला बैच था। आप सोचो कि मैंने उसमें कितनी मेहनत की होगी विनायक बैच में, और वास्तव में मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि पहला प्रयास होता है ना, बहुत अच्छा प्रयास होता है। हालांकि मैं उसमें नर्वस दिख रहा हूं आपको, नर्वस मतलब क्योंकि मेरा नया बैच है, मेरा पहला बैच है, मेरे जीवन का पहला बैच है, तो मैंने कैसा पढ़ाया होगा उसके अंदर। मैं खुद उसके वीडियोस देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि यार कमी रह गई। उस कमी को मैंने दूर किया इस क्लास में, उस कमी को मैंने धीरे 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 सुधारा है। बोलने की क्षमता अच्छी हुई है मेरी पहले से, आपको समझाने का तरीका थोड़ा यूनिक हुआ है पहले से। आ गई बात समझ में? तो धीरे धीरे चीजें सुधरती है, धीरे धीरे चीजें अच्छे की ओर बढ़ती है। तो कोशिश करो, अगर आपने पढ़ लिया तो इससे आप रिवीजन कर लो, हो सकता है आपको कुछ नई चीजें देखने को मिले, है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है सर, मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत बढ़िया, है ना। तो ऐसे ही मजा करते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, चीजों को समझते रहिए। बाकी आपसे मिलते हैं शीघ्र जल्दी ही नए किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, सम्मान, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।